After hitting a 20-month low in September, the unemployment rate in India is rising again. Now, with a youthful population that promises immense potential, India stands on a gold mine of demographic dividend. However, employability, that's a big hurdle to cross. ओडिशा के संबलपुर का ये वायरल वीडियो, होमगार्ड के 187 पद, जिसके लिए 9,000 से ज्यादा आवेदक पहुंच गए। ये वो युवा है जिन्हें देश की इकोनॉमी का इंजन माना जाता है। The large number of Indian youth are out of work. About 65% of the youth in India are jobless. 65%. गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू 15 दिसंबर 2025 को नवंबर मंथ के लिए PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स रिपोर्ट सर्वे को पब्लिश किया। ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट सिर्फ इसी मंथ या इसी साल पब्लिश हुई हो। PLFS को 2017 में लॉन्च किया गया था ताकि ओल्ड 5 ईयरली NSS EUS यानी नेशनल सैंपल सर्वे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे को रिप्लेस किया जा सके। NSS EUS में हर 5 साल में सर्वे होता था, जिसमें ये देखा जाता था कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने अनएम्प्लॉयड। NSS का लास्ट सर्वे 68th राउंड था, जो 2011 से 2012 के बीच में कंडक्ट हुआ था। इसके बाद 2017 में PLFS इंट्रोड्यूस। रिपोर्ट्स इनिशियली एनुअली यानी ईयरली बेसिस पर पब्लिश होती थी। इसका रेफरेंस पीरियड जून से जुलाई तक होता था, मतलब एक साल के जून से लेके अगले साल के जुलाई तक का डेटा कवर किया जाता था। और फिर अप्रैल 2025 से PLFS को मंथली, क्वार्टरली और एनुअली बेसिस पर पब्लिश किया जाने लगा। लेकिन ये रिपोर्ट इतनी खास क्यों है? ये खास इसलिए है क्योंकि इस रिपोर्ट से हमें लेबर मार्केट के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में पता चलता है। सबसे पहले LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ पीपल जो या तो काम कर रहे हैं या एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं। दूसरा WPR यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशो। इसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ पीपल जो एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं यानी जिनके पास काम है। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ पीपल जिनके पास काम नहीं है। और इसीलिए PLFS रिपोर्ट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की रियल सिचुएशन को क्लियर पिक्चर में दिखाती है। और ये तीनों की इंडिकेटर्स को 15 ईयर्स से ऊपर की पॉपुलेशन के लिए मेजर किया जाता है। और जो रीसेंट रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है उसके मुताबिक LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट नवंबर मंथ के लिए 55.8% रहा, जो अप्रैल 2025 के बाद से हाईएस्ट लेवल है। वहीं पर WPR यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशो 56.3% रिकॉर्ड किया गया, जो अप्रैल के 55.4% से 0.9% ज़्यादा है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो ये अप्रैल 2025 के 5.4% से गिरकर 4.7% हो गया है। और अगर इस रिपोर्ट को क्वार्टरली बेसिस पर देखें यानी जुलाई टू सितंबर क्वार्टर, PLFS के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका रेट 8.9% है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और केरला का नंबर आता है। और अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% रहा, जो कि नेशनल एवरेज ऑफ 5.2% से 0.9% ज़्यादा है फॉर द क्वार्टर ऑफ जुलाई टू सितंबर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट होती ही क्यों है, क्या रीज़न है या रीजंस है, और इस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। रीजंस तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन अगर कोर लेवल पर देखें तो इसके 4 मेन रीज़न है। और उनमें सबसे पहला और मेन रीज़न है रॉटन एजुकेशन सिस्टम। इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट फुल फ्लेज्ड वीडियो लाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्रक्स बता दूं इसका थोड़ा सा। 1835 से पहले इंडिया का अपना इंडिजिनियस एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, जिसमें गुरुकुल्स, मदरसास और पाठशाला काफ़ी काबिल जिक्र थे। ये सिर्फ स्टडी सेंटर्स नहीं थे बल्कि रिफॉर्मेशन सेंटर्स थे। यहाँ पर सिर्फ बुक्स का इल्म नहीं दिया जाता था, बल्कि स्टेट क्राफ्ट एंड स्ट्रेटजी, साइंस, लॉ, इनोवेशन, ट्रेड एंड फाइनेंस, मैनेजमेंट, एथिक्स, कम्युनिटी बिल्डिंग, लीडरशिप, ये सब सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, सिखाया जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स को थिंकर्स और लीडर्स नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए थे गुलाम। उन्हें चाहिए थे ऐसे लोग जो हो तो इंडियन लेकिन काम ब्रिटिशर्स के लिए करें। और इसी वजह से थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले ने 2 फरवरी 1835 को एडवोकेट किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस किया जाए। और इसी प्रपोजल को आज हम मैक्यूले मिनट ऑफ 1835 के नाम से जानते हैं।
जिसे फॉर्मली इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया। और इस तरह इंडिया में कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका फोकस क्लरिकल ट्रेनिंग पर था, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कफोर्स को बढ़ाना, या फिर सीधे अल्फाज में कहें तो ओबीडिएंट क्लर्क्स और गुलाम तैयार करना। और इंटरेस्टिंगली तब से लेके आज तक हमारा एजुकेशन सिस्टम लार्जली जॉब सीकर्स पैदा कर रहा है, जॉब क्रिएटर्स नहीं। और जब इकोनॉमी इतनी फास्ट पेस पर इवॉल्व करती है लेकिन एजुकेशन सिस्टम वहीं कॉलोनियल माइंडसेट में अटका रहता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल आउटकम बन जाता है, खासकर एजुकेटेड यूथ के बीच। यही वजह है कि रॉटन एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है एजुकेशन माफिया। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हमारा एजुकेशन सिस्टम रॉटन है, सड़ा हुआ है, फिर भी लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या हालत है ये आप सब अच्छी तरह से जानते हो। इनफैक्ट अगर रिपोर्ट्स देखें तो कहीं जगह गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बताने के लायक भी नहीं है। और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां ढंग की एजुकेशन तो है, लेकिन प्राइवेट स्कूल ओनर्स एजुकेशन सेंटर नहीं बल्कि बिजनेस यूनिट चला रहे हैं जहां सिर्फ पैसे पे फोकस है। और अगर यूरोप को देखें तो मोस्ट कंट्रीज में एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री है। वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स इंडिया के टॉप टियर स्कूल से भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। और ये मेरी बात नहीं है, ये बात है रिपोर्ट्स की। इनफैक्ट PISA यानी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, जिसे OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हर 3 साल के साइकिल में कंडक्ट करती है। इसमें 15 साल के स्कूल गोइंग बच्चों की रीडिंग, मैथ्स और साइंस स्किल्स टेस्ट की जाती है। इंडिया ने 2009 के बाद PISA में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि 2009 में इंडिया का रैंक 72 आया आउट ऑफ 73 पार्टिसिपेटिंग नेशंस। सिर्फ किर्गिस्तान इंडिया से पीछे था। और हैरत और शर्म की बात यह है कि जर्मनी, फिनलैंड और नॉर्वे जैसी कंट्रीज के पब्लिक स्कूल्स यानी गवर्नमेंट स्कूल्स ने इंडिया के टॉप टियर प्राइवेट स्कूल्स को भी आउट परफॉर्म कर दिया। तीसरा रीजन है अनएम्प्लॉयबल डिग्रीज। इंडिया में हर साल लाखों करोड़ों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 1 से 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, जिसमें से रफली सिर्फ 40% ही अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंचते हैं। बाकी बच्चे इंडिया के ऑलरेडी ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में ऐड होते चले जाते हैं। और इसका सिंपल रीजन ये है कि जो डिग्रीज ली जा रही हैं उनकी मार्केट में कोई रियल वैल्यू नहीं है। टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT, IIM और NIT को छोड़कर बाकी ज़्यादातर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में वही 20 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। और जब रियल प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात आती है तो नतीजा ज़ीरो होता है। और इसी तरह स्किललेस अनएम्प्लॉयबल यूथ प्रोड्यूस होते हैं, जो फिर रेड रेस में लग जाते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि किसी तरह कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और ओडिशा में होमगार्ड का एग्जाम तो हमारे पास सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है, जहां 183 पोस्ट्स के लिए 9000 बच्चों ने अप्लाई किया। और जिस पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 5th पास थी, वहां इंजीनियर्स, PhD, MBA, MCA होल्डर्स तक ने अप्लाई किया। चौथा और सबसे बड़ा और सबसे मेन रीजन है गवर्नमेंट। और यहाँ पर मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, बल्कि INC की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ही इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन इन्होंने कभी भी सीरियसली ये मेहनत नहीं की कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सीवियर प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाए। इनका ज़्यादा फोकस रहा है करप्शन, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स और सिर्फ इलेक्शंस कैसे जीते जाएं, लेकिन इस बात पर कि जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी। और ये 4 फैक्टर्स, रॉटन एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन माफिया, अनएम्प्लॉयबल डिग्रीज और गवर्नमेंट फेलियर, इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम के मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। और अगर इस प्रॉब्लम को सीरियसली एड्रेस करना है तो गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स लेने होंगे। सबसे पहले करप्शन और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स से बाहर आकर इस मुल्क के रियल इंटरेस्ट के बारे में सोचना। तो एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना होगा। तीसरा, कंपलसरी इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप्स देनी होगी हर यूथ को, ताकि वो अपस्किल हो, सीखें और जॉब मार्केट में फिट बन सके। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुड बाय।